आज हम यहां बैठकर उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपने संसदीय कामकाज में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने कार्यों से, अपने विचारों से इस संसदीय गौरव सम्मान बढ़ाया है। उन सभी प्रतिष्ठित महानुभावों को जिनको पुरस्कृत किया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं विधानसभा के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक लंबे समय बाद इस परंपरा को शुरू किए। और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, उनके नाम से पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, ये वर्ष अमृत महोत्सव है। हमने 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है, इसको जवाबदेही बनाया है। और इस 75 साल की यात्रा के अंदर देश की जनता का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। उस विश्वास और भरोसे को हमें कायम रखते हुए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और जवाबदेह बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। जब पूरे विश्व में शासन चलाने की पद्धतियों पर चर्चा होती है तो अधिकतम देशों ने माना कि शासन जनता का हो, जनता के लिए हो, उसके लिए ही लोकतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और भारत को ये गौरव है कि जब हमने संविधान बनाया था उस समय हमने जनता को बीच में रखकर इस संविधान का निर्माण हमारे मनुष्यों ने किया। आज उन संविधान निर्माताओं के मनुष्यों को याद करते हुए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे सशक्त और मजबूत लोकतंत्र है तो भारत का है। आपने दुनिया के कई देशों के अंदर देखा होगा कि लोकतंत्र होने के बाद भी कई बार शासन परिवर्तन होते समय कहीं न कहीं विचारों में मतभेद होता है, लेकिन भारत के इस लोकतंत्र की विशेषता है कि 17 लोकसभा के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सत्ता का सहज हस्तांतरण, ये हमारे लोकतंत्र का चरित्र है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब अगर श्रेय जाता है तो हमारे संविधान निर्माताओं का जाता है, जिन्होंने शासन जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा संचालित हो।
हमारे देश के अंदर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण हर दल को, हर विचारधारा को समय समय पर अपनी विचारधाराओं के आधार पर, अपनी दल की योग्यताओं के आधार पर देश की जनता ने सत्ता चलाने का मौका दिया है। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र के अंदर जहां सत्ता चलाने की जिम्मेदारी जिस दल की होती है, उतनी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी होती है। और एक अच्छा शासन वही होता है जहां प्रतिपक्ष जवाबदेही के साथ काम करे, शासन प्रतिपक्ष के उठाए मुद्दों, विचारों, अच्छे सुझावों को आत्मसात करे और अच्छा प्रतिपक्ष शासन और प्रशासन में भी पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकता है। और इसीलिए हम जब विधानसभाओं की बात करते हैं, लोकसभा की बात करता हूं या अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, संसदीय कार्य मंत्री ने की, वो चिंता पूरे देश की है। और जब कभी भी हमारे विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है, पिछली बार शिमला के अंदर हमारे शताब्दी सम्मेलन के अंदर भी इस बात की चिंता की कि लगातार सदनों के अंदर गरिमा, मर्यादा और शालीनता गिरती जा रही है। और ये चर्चा जब पीठासीन अधिकारियों ने की तो सामूहिकता के साथ की और सब एक निष्कर्ष से निकले, निर्णय से निकले कि हमें सामूहिकता से क्या प्रयास कर ये कोशिश करना चाहिए कि सदनों की गिरती हुई मर्यादा और गरिमा को बनाए रखें। क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर, इन संस्थाओं के अंदर शालीनता, मर्यादा, गरिमा कम होगी तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और इसीलिए प्रतिनिधि संस्थाएं होने के कारण सभी दलों के विधायकों की, सभी दलों के सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन की गरिमा, मर्यादा को बनाए रखें। ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सदन की गरिमा और मर्यादा को बना के रखा है। एक उदाहरण दिया जाता है मध्य प्रदेश की विधानसभा का, जहां पर सदन के अंदर चर्चा होती है तो गरिमा से होती है, संवाद। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में बीजेपी ने आज हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि थानों में बलात्कार हो रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है, प्रदेश में उड़ता पंजाब जैसी स्थिति बन गई। समाज की विकृति हो सकता है, घर के भीतर घटित होने वाला अपराध वो समाज की विकृति हो सकता है, लेकिन घर से बाहर घटित होने वाला अपराध
वो केवल समाज की विकृति नहीं है, वो शासन की विकृति है, शासन की कमजोरी है। अलवर की गैंगरेप की थाना गाजी की गैंगरेप की 2019 की घटना से लेकर अलवर की निर्भया तक ये आकलन तो राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के शासन को करना ही पड़ेगा। इस बात पर विचार भी करना पड़ेगा, इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यदि इनके प्रति अपराधों का आंकड़ा देख लेंगे तो सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। 23% अपराधों की बढ़ोतरी हुई है महिलाओं की। 2021 का आंकड़ा 6,337 का, एक साल का आंकड़ा महिलाओं के अपराधों का। 2020 का है 5,310। ये ग्राफ यदि बढ़ता है तो कहीं न कहीं नाकामी साफ तौर पर दिखती है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की कानून व्यवस्था ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। किसी भी प्रदेश के, किसी देश के प्रगति के जो मूल कारक होते हैं, यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कैसे निवेश आएगा? आप बजट के कुछ भी आंकड़े पेश कर देंगे, यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो राजस्थान के पर्यटन की व्यवस्था से जो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, कौन पर्यटक आएगा यहां? जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की घटनाएं होती हैं। इसलिए इस पूरे प्रदेश में मैं ये मानता हूं कि जिन कारकों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, इस प्रदेश में खेती एक बड़ा कारक है, लेकिन राजस्थान का किसान कर्जा माफी की उस मांग से आज भी त्रस्त है। राजस्थान का नौजवान नौकरियों में अवसरों के लिए उस छलावे से आज भी पीड़ित है। भ्रष्टाचार का भी जिक्र हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था अपने आप में जिस तरीके से चुनौती बनी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से माफिया पनपे हैं, किसी शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चुनौती सभापति महोदय, उन बातों का पहले जिक्र हुआ है, बजरी माफिया, खनन माफिया और नशे का जिस तरीके। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कानून व्यवस्था पर विपक्ष हमलावर है। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ा है। डीजीपी कहते हैं 39% महिला अत्याचार के मामले झूठे। डीजीपी के आंकड़ों से बहन बेटियों पर सवाल उठे हैं। महिला अत्याचार के 1.15 लाख प्रकरण दर्ज हुए। अपराध बाद में भी होते रहेंगे, पर अपराध और अपराधियों से निपटने का सरकार का नजरिया क्या है, सवाल इस बात का है। और अध्यक्ष महोदय, जब मानव सभ्यता आकार ले रही थी उस समय भी अपराध और अपराधी थे। जब इस मुल्क के अंदर राजतंत्र था, राजस्थान के अंदर देसी रियासतें थी, उस समय भी उन रियासतों ने अपराधियों को सजा देने के लिए अपने कई कानून बना रखे थे। और बड़ी संख्या के अंदर रियासतों के समय में भी कानून का कोडिफिकेशन प्रारंभ हो गया था। और मैं निवेदन करूं, आज जो मंत्री महोदय आईपीसी है 1860 की, सीआरपीसी है 1898 की, इनसे मूलतः हमारे न्यायालय और अपराधियों के आरोप का विचरण हम करते हैं। ये दिगर बात है कि समय समय पर इनमें संशोधन होता चला गया। आज हमारा जैन मैनुअल वो भी 127 वर्ष पुराना 1894 का है। और अध्यक्ष महोदय, समय बदला, समय की रफ्तार बदली, और इस लोकतंत्र में हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया, आर्टिकल 21 राइट टू लिव, जीने का अधिकार, और इसी प्रकार जो नीति निर्देशक। और विपक्ष के आरोपों पर सदन में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने जवाब दिया। पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा भी किया। जो अंतरराज्य शराब तस्करों से बात करते थे और उनकी कॉल डिटेल्स इन रिपोर्ट में मौजूद है, 40 लोगों के खिलाफ आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ऐसे मामलों में
जिसको आपने 2-2 डीआईजी रैंक के अधिकारी भेज करके राजस्थान में सुर्खियों में लाया, फ्रंट पेज पे आपने छपवाया, तब कम से कम पब्लिक का इतना डीजल बाला है तो उस पर कार्रवाई तो करो। माननीयों का सम्मान समारोह चल रहा है, संसदीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। कानून बनाते समय चर्चा करें और मुझे आशा है कि हम इन विधानसभाओं को अच्छी चर्चा संवाद का केंद्र बनाएंगे तो एक व्यापक सकारात्मक परिणाम प्रदेश में ले पाएंगे। और इसलिए ये किसी दल की सरकार का विषय नहीं है। हमें दल से ऊपर उठकर देश के लोकतंत्र को सशक्त करना है, तो सामूहिकता के साथ सबसे चर्चा कर सबसे विचार विमर्श करके हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर मुद्दों पर, हर विषयों पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। जो जनता के चुने प्रतिनिधि हैं वो जनता की आवाज को जानते हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत बातों को जानते हैं। इसलिए जब चर्चा और संवाद करेंगे, मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो सरकार के ध्यान में भी डालेंगे और सरकार भी सकारात्मक रूप से ले। और इस वक्त बीजेपी के कुछ लीडर्स मीडिया से मुखातिब हैं, ये सीधे चलते हैं। वहां पे उन्होंने काम में और पंजाब में भी जाकर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने काम किया। ऐसे सभी कार्यकर्ता की आज बैठक थी, उनके अनुभव भी साझा किए गए। उन सभी कार्यकर्ता जो राजस्थान के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता गए, उन्होंने अनुभव किया, आज उन्होंने बताया भी कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून का राज है, जिस प्रकार से वहां के उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों की ध्यान दे रही है, जिस प्रकार से मोदी सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंची है, अगर वह राजस्थान में देखते हैं तो उनको लगता है कि राजस्थान में चारों ओर अपराधीकरण है, जंगल राज है, गरीब है, किसान है, परेशान है, युवा परेशान है। और उत्तर प्रदेश के मुकाबले या आप अन्य राज्य उत्तराखंड के मुकाबले अगर राजस्थान की सरकार के अगर तुलना करेंगी तो गहलोत सरकार को पासिंग मार्क भी कोई नहीं दे पाएगा। अपना राजस्थान इतना अच्छा प्रदेश, उसका गहलोत जी ने बंटाधार कर दिया। और आजकल एक तरीके से कहिए तो घोषणा जीवी बन गए हैं, दिन प्रतिदिन नए घोषणा करना, और उन घोषणाओं का कहां से पूरा करेंगी, पैसा कहां से ले आएंगी, उसका कभी भी कोई जवाब नहीं देते। मैं तो मांग करूंगा कि जो आपने घोषणा की है उसके लिए धन जितना चाहिए, किसी कंपनी से, थर्ड पार्टी की किसी कंपनी से आप उसका ऑडिट कराइए कि जो आप सोर्स बताएंगे कहां से पैसा आएगा, उतना पैसा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तब जाकर के राजस्थान की जनता को विश्वास होगा। अदरवाइज सारे आपके घोषणा झूठ पहले थे और अभी भी झूठ ही लग रहे हैं। अब बताइए 2019-20 में 140 अंबेडकर भवन को बनाने की बात कही थे 2019-20 के बजट में, और केवल 11, 2 साल हो गए, केवल 11 भवन की स्वीकृति हुई है, अभी वो बना भी नहीं अंबेडकर भवन। यह घोषणा वाले मुख्यमंत्री, घोषणाजीवी मुख्यमंत्री की हालत है। 172 नंदी गौशाला खोलने की उन्होंने घोषणा की थी, 172,
और एक भी नई नंदी गौशाला खोल पाए गहलोत जी, यह घोषणा जीवी का कमाल है। इसी के साथ साथ नौकरी देने की बात कहे। अब नौकरी देने की बात तो 60,000 भी नौकरी नहीं दे पाए और कहते हैं कि हम 2.5 लाख से अधिक नौकरी देने की बात करेंगे। एक एक करके देखेंगे। जो चुनाव के समय घोषणा कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसान बेचारे बेहाल हैं, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और तो और अब युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कंडीशंस लग रही है कि आपको ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अरे वो बेरोजगार है तो आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, तो ये कहां से नया कंडीशन लगा दिया? तो मंशा ये है कि हम उनको पैसा नहीं देंगे। यह घोषणा राहुल गांधी जी और गहलोत जी चुनाव से पहले किए थे। यह घोषणा जीवी की शुरुआत हो रही है। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज तक माफ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के यह गहलोत सरकार झूठे घोषणाओं के आधार पर ही सरकार बनी थी। और बहुत शर्म की बात है कि चुनाव के समय जो घोषणा की वो तो पूरा नहीं किए। आज फिर बजट में घोषणा पे घोषणा, झूठे घोषणा कर रहे हो, खोखला घोषणा कर रहे हो। प्रदेश की जनता जानती है और मुंहतोड़ जवाब इसका देने वाली है। मित्रों, रिट के परीक्षा में जो लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसको हम लोग अंतिम अंजाम तक ले जाने की पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे भी, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सीबीआई की हम लोग मांग कर ही रहे हैं। एक पेंशन का मुद्दा है। अब पेंशन आपने घोषणा तो कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। एम्प्लॉय, हम भी मानते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, बाकी सबको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन 2032 में पेंशन ड्यू होगा। अरे गहलोत जी, हर साल आपने उस पेंशन के लिए जो लायबिलिटी क्रिएट होती है, कितना इस बजट में रखा है तो बताओ। एक्चुअरी को बुलाना चाहिए, वैल्यूएशन करवाना चाहिए। हम भी जानते हैं फाइनेंस के छात्र हैं, और वैल्यूएशन के आधार पर जितना आपका इस साल ड्यू बनता है पैसा, उतना बजट में रखो, अगले साल का अगले बजट में रखो, तो जो जाके होगा कि आपने ये काम किया। नहीं तो उनको भी झूठा वादा दिखा रहे हो आप, सपना दिखा रहे हो। तो यह लोग जानते, अच्छी तरीके से जानते हैं। महिलाओं की तो स्थिति, उनके ऊपर अत्याचार बहुत, यहां राजस्थान नंबर 1 है। 10 रेप पर डे हो रहे हैं। सुबह से 6 तो आज की है कि आज 6 तो अभी हो गए हैं। बताइए, यह राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से है। अच्छा भला प्रदेश, उसको क्या कर रखा गहलोत जी ने, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता राजस्थान की जनता की आवाज लेकर के आगे बढ़े हैं और उनका सरकार की जो विफलता है उनको भी उजागर करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में एंटी गवर्नमेंट की वेव चल रही, वेव। इस एंटी गवर्नमेंट वेव कल के नतीजे के बाद और तेज होगी और आने वाले समय में गहलोत सरकार की जाना तय है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता भी चुनाव में गायब रहे, प्रदेशों में दिखे नहीं कहीं जहां जहां चुनाव हो रहे थे। और प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश में जा करके मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। हमारे राजस्थान के कार्यकर्ता गए, राजस्थान में जो महिलाओं के प्रति अत्याचार। रुकते हैं ब्रेक के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत आज जयपुर ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में आम लोगों के सीपीआर टेक्निक का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि किस तरह इमरजेंसी में सीपीआर से लोगों की जान बचाई जा सकती है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से इसकी प्रैक्टिस भी कराई गई।
इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पॉल, उपाधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा समेत हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी स्टाफ उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई तथा हेल्थ कैंप लगाया गया। कर लिया, फिर इसके बाद में ये बिल्कुल कोनी एकदम सीधी होनी चाहिए और सीधी होनी। आज़ादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत आज ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में हमने एक सीपीआर टेक्निक, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, उसका जो आमजन है, मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनके लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें हमारे एनेस्थेटिस्ट ने आम लोगों को बताया कि किस तरह इमरजेंसी सिचुएशन जब होती है तो हम किसी व्यक्ति की जब तक वो उस चिकित्सा व्यवस्था उसके लिए उपलब्ध हो सके, उस क्रिटिकल पीरियड के दौरान कैसे हम किसी व्यक्ति की कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए जान बचा सकते हैं। तो उसका हमने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया और उनको बताया कि किस तरह से हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से हमको उसको चेस्ट को कंप्रेस करना चाहिए, किस तरह से ब्रीदिंग देनी चाहिए, और साथ ही साथ हमने जो आमजन हैं उनको भी उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई ताकि उनको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज वो हासिल। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकते हैं। न्यूज 18 की पहल बायजूस की यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस एपिसोड में भी देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। अब जरा सोचिए, अगर दो टेक्निकल जीनियस आपस में मिल जाए तो क्या होगा? तो तहलका होगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाल मचेगा। और ऐसा ही धमाल मचाने आ रही है दो बार MIT ग्लोबल एपाथॉन जीत चुकी ये विजेता जोड़ी, मुंबई से 11 साल के आयुष शंकरन और जसित नारंग। कोडिंग से हमें बहुत प्यार है और हम कोडिंग के वजह से ही दोस्त हैं। हमारी लाइफ कोडिंग के आसपास रिवॉल्व करती है। जब एक्टिंग की बात आए तो ये भी जीनियस कहलाए। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली कृष्ण कुमार मेनन उर्फ के मेनन। कमाल है यार, कौन सी उम्र में सीखा तुम लोगों ने? बचपन क्रेडिल क्या था? No, 9-10 साल। Unbelievable. Which of these factors most contributes to current global warming? Option A, sunspots. Option B, hole in ozone. Option C, CO2 emissions. Option D, garbage. C है ना, CO2 emissions। मुझे नहीं लगता ये आंसर है। अगर आपको नहीं लगता तो पक्का ही है। सही है, देखते हैं। well done। 10 साल का एक बच्चा इंडिया और श्रीलंका के बीच बनी हुई 30 किलोमीटर लंबी पार्क स्ट्रीट को सिर्फ 10 घंटे और 30 मिनट में पार कर गया। ये है तेनी तमिलनाडु से जय जसवंत। So what is your dream? You want to win an Olympic medal? Yes, sir. Do you know any Indian swimmer who's qualified for the Olympics? Sajan Prakash. Sajan Prakash is qualified for the Olympics? Yes, sir. You know who that is? Oh, he's Sajan Prakash. Hi. Hi, தம்பி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். In which age do you start swimming? I started like you only, I think. I started at the age of 5, but I always was in the pool, not so adventurous and thrilled like you. फिलहाल इतना ही, नमस्कार।